वेयर इज दिस गाय? कौशल का कुछ इशू है क्या? कोई कोई प्रॉब्लम है क्या उसको? क्यों बेड रेस्ट पे? क्या हो गया उसका? अच्छा ओके 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 ओके। नहीं मतलब सीरियसली उसको बैक प्रॉब्लम हुई है क्या, या ऐसे ही बोल रहे हो? अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते क्लास के साथ में। सो ओके फाइन, एक वही लड़का था जिसको क्लास में डाउट था और वही आया नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट बताता है। गाइस कोई भी ऐसा मत करना प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डाउट पूछोगे तो फिर एक्सपेक्ट मत करो कि सर कुछ आंसर दे पाएंगे उस पर। आपको फुल मौका मिलता है नेक्स्ट क्लास में, भले ही आपको प्रीवियस क्लास से या प्रीवियस चैप्टर्स से कुछ भी डाउट आता है, आप कोई भी क्लास के अंदर मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट ये व्हाट्सएप पे प्लीज़ मत पूछा करो ये सब चीज़ें। सो एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे सॉर्डर की। सॉर्डरिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाया था, अलग अलग टाइप के सॉर्डर्स दिखाए थे। मैंने आपको एक दिखाया था रोजिन कोर वाला सॉर्डर दिखाया था, और एक दूसरा टाइप का सॉर्डर दिखाया था। अभी उन सब सॉर्डर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सॉर्डर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है सॉफ्ट सॉर्डर और एक दूसरा होता है हार्ड सॉर्डर। सो ये जो सॉफ्ट सॉर्डरिंग होती है वो हम लोग करते हैं। दैट मीन्स एज एन AME हम लोग जो एवियोनिक्स वर्कशॉप में काम कर रहे हैं सॉर्डरिंग से रिलेटेड, वो हम लोग सॉफ्ट सॉर्डरिंग करते हैं। सो सॉफ्ट सॉर्डर इज़ अ फ्यूजिबल अलॉय कंसिस्टिंग चीफली ऑफ टिन एंड लेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिन एंड लेड का कॉम्पोजिशन रहता है यूजुअली 60-40 या 63-37 का रेशियो रहेगा टिन एंड लेड का। दैट मीन्स 63% उसके अंदर में टिन रहेगा एंड 37% लेड रहेगा। बट माइंड इट दैट लेड इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस, इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो उसको जला के जो फ्यूम्स निकलते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आप उसको ज़्यादा इनहेल नहीं करोगे। So this soft solder is used to join two or more metals at temperatures below their melting point। यानी कि दोनों, कोई भी दो मेटल्स हैं, कोई भी दो मेटल्स हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, कोई भी दो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये सॉल्डर उस उन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। यानी कि सॉल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। ऑल्सो इन एडिशन टू टेन एंड लेड, सॉफ्ट सॉल्डर्स ओकेजनली कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ एंटीमनी, बिस्मथ, कैडमियम एंड सिल्वर। एंटीमनी, बिस्मथ, कैडमियम और सिल्वर, यूजुअली इस ये प्रपोर्शंस भी कभी कभी हम लोग डाल देते हैं, डिपेंड करेगा कॉम्पोजिशन के ऊपर। नाउ दीज आर एडेड टू चेंज द मेल्टिंग पॉइंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अलॉय। ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट यानी कि कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो नमक हम लोग घर में खाते हैं उसकी बात कर रहा है। द टेबल सॉल्ट हैज़ टू बी हीटेड टू 1488 डिग्री फ़ारेनहीट बिफोर इट मेल्ट्स। कोई मुझे बता सकता है 1488 डिग्री फ़ारेनहीट सेल्सियस में कितना हो गया? सेल्सियस में कितना हुआ ये? कोई आइडिया भाई? 1488 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ? सॉरी 1488 डिग्री फ़ारेनहीट कितना हुआ सेल्सियस में? ठीक है संतोष। सो अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। तो आप एक चीज़ इमेजिन करो कि आप कोई भी चीज़ को गर्म कर रहे हो, टेबल सॉल्ट मेल्ट होगी 800 डिग्री सेल्सियस पे। 800 डिग्री सेल्सियस मतलब ये एकदम हॉट ओवन जैसा हो गया। सो ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट मेल्ट्स एट 800 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर जब उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हम लोग, अगर पानी डाल देते हैं उसके अंदर में, तो ईजिली वो डिज़ोल्व हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे भी। वो डिज़ोल्व हो जाएगा इन द सेंस कि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। इस लाइन का मतलब ये है ओवरऑल बच्चों कि हम लोग जो भी सॉल्डर यूज़ कर रहे हैं या एलॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली में किसी के प्योर स्टेट में फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और हो सकती है, और जब सॉल्डरिंग में हम लोग कॉम्पोजिशन बनाते हैं, जैसे टिन और लेड का कॉम्पोजिशन अगर हम लोग बना रहे हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी प्योर मेटल की
फिजिकल प्रॉपर्टीज से। दैट मीन्स से फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस है, या लेट्स सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप इन दोनों मेटल्स को मिलाओगे, क्या पता इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस आए या 200 डिग्री सेल्सियस आए। तो कहने का मतलब ये है कि प्योर मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एलॉय प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज व्हाई एलॉइंग इज डन। एलॉइंग का पर्पस क्या है? यही तो पर्पस है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना, एंड वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ में मिक्स करके या फ्यूज करके चेंज कर सकते हैं। नाउ द solder bonds the connection by dissolving a small amount of copper at temperatures quite below its melting point. Thus the soldering process involves a metal solvent action between the solder and the metal being joined. A solder joint is therefore chemical in nature rather than purely physical. The bond is formed in part by chemical action and part by a physical bond. गाइस, ये जो पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि आपका जो टिप है, सॉल्डरिंग आयरन का जो टिप है, एक्चुअली में वो कॉपर का बना हुआ है, एंड जो हम लोग सॉल्डर यूज़ कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट जो मेटल्स हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका काम, ये जो सॉल्डरिंग आयरन है इसका काम है इस ये मेटल पीसेस को हीट करना एंड सॉल्डर को भी गर्म करना, सो दैट सॉल्डर मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट होगा उसके बाद में ये मेल्ट इन दोनों के बीच में आएगा, फ्यूज हो जाएगा, और इनके कुछ मेटल पोर्शंस के साथ में ये रिएक्ट भी करेगा। दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन भी होगा इधर पे। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल प्रोसेस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होगा। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब है। दैट मीन्स आप समझ लो कि सॉल्डरिंग एक केमिकल प्रोसेस भी है, एंड इनफैक्ट अगर वो केमिकल प्रोसेस है तो कुछ चीज़ें उसमें चेंज कर रही है, और ये चीज़ हमें तब पता चलता है जब हम लोग देखते हैं कि सॉल्डरिंग वायर को हम लोग बहुत ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं आराम से, बट जब वो कोई भी दो मेटल सॉल्डर हो जाते हैं या कोई भी दो वायर सॉल्डर हो जाते हैं तो उन दोनों को तोड़ना या फिर उन दोनों को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्डर जॉइंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सॉल्डर। द सॉल्डर इज कन्वर्टेड टू अ न्यू एंड डिफरेंट अलॉय थ्रू द सॉल्वेंट एक्शन। Two metals soldered together behave like one solid metal. It is unlike two metals bolted, wired, or otherwise physically attached. These types of connections are still two pieces of metal. They are not even in direct contact due to an insulating film of oxide on the surface of the metals. Guys, ये पूरे पैराग्राफ में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ना, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है कि जो जॉइंट बनने वाला है, गाइस जॉइंट बनने वाला है, अरे हॉस्टलर्स, जॉइंट बनने वाला है। तो ये जो जॉइंट बनने वाला है ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट होगा, ढीला जॉइंट नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट होगा। तो जो मेटल्स के बीच में जो जॉइंट होगा दैट विल बी अ वेरी गुड बॉन्ड, और वो दो मेटल पीसेस को अच्छे से बॉन्ड करके रखेगा। बट ये चीज़ हम लोग देखते हैं इनिशियली जब हम लोग सॉल्डर पकड़ के रखते हैं, या फिर सॉल्डरिंग वायर जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी डिफरेंट होती है, मतलब गर्म करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी डिफरेंट होती है। हम लोग उसको आराम से जब पकड़ते हैं तो तोड़ सकते हैं हाथ से भी, बट जब दो मेटल पीसेस को ज्वाइन कर देते हैं या वायर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो कम्प्लीटली इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर श्वेता, ये रिकॉर्डिंग हो रही है चलो देखो इधर पे। सो टेम्परेचर चेंज डज नॉट अफेक्ट द solder alloy. It withstands stress and strains without damaging the joint. टेम्परेचर चेंजेस का मतलब बच्चों ये है कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में, जैसे आपने कोई भी दो वायर्स ज्वाइन कर दिए, जैसे मान लो ये एक वायर था, ये एक वायर था, ये वाला दूसरा वायर है, तो जब आपने सॉल्डरिंग प्रोसेस के थ्रू इन दोनों वायर्स को ज्वाइन कर दिया है, उसके बाद में अगर ये वर्किंग कंडीशन में आते हैं, इन दोनों वायर्स के थ्रू करंट जाएगा। अगर करंट जाएगा तो गाइस आप लोगों को पता है H=I²RT से इसके अंदर में रेजिस्टेंस की वजह से एक हीट जनरेट होगा। तो वो जो हीट जनरेट होगा उसकी वजह से कंटिन्यूस स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ेंगे इस सोल्डरिंग जॉइंट के ऊपर, बट उससे इसके ऊपर खासा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये इस लाइन का मतलब है, यानी कि टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकता है जब हम लोग सॉल्डरिंग कर देते हैं इसके ऊपर। और ये चीज़ हम लोग सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व भी करते हैं। जैसे हम लोगों के पास में अगर कोई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है
जैसे कोई पीसीबी है, पीसीबी के ऊपर हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स लगाते हैं, सी एक कंपोनेंट ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, ऐसे फलाना ढिमका बहुत सारे कंपोनेंट हम लोग लगा देते हैं पीसीबी के ऊपर जो मदरबोर्ड होता है। बट उसके पीछे जब आप ऑब्जर्व करोगे, जहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं उसके जस्ट पीछे ऑब्जर्व करोगे, तो सारी की सारी प्रोसेस सोल्डरिंग से करी हुई होती है। बट फिर भी देखो वो कंपोनेंट्स कितना फर्मली अपने पीसीबी के अंदर में फिक्स्ड होते हैं, बहुत फर्मली फिक्स्ड होता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट सोल्डरिंग किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना, an unsoldered connection eventually becomes loosened by small movements caused by temperature variations and by the gradual buildup of oxides on the metal surfaces. Solder is available in two forms, that is stick solder with a separate flux used and solder in wire form having a rosin flux core. The standard grades of soft solder are as follows. अभी मल्टीपल सॉर्डर्स के बारे में यहाँ पे हमें नीचे बताएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉर्डर होंगे, उसका कॉम्पोजिशन भी हम लोग इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि दो टाइप के सॉर्डर आपको मिलेंगे, दो टाइप के सॉर्डर मिलेंगे, एक तो कोर वाले, फ्लक्स कोर वाले, और दूसरे नॉन कोर वाले, जिसमें कि आपको सिंपल सा एक सॉर्डरिंग वायर होगा, सिंपल सा वायर होगा सॉर्डरिंग वायर, उस वायर को हम लोग हॉलो बनाएंगे, उस सॉर्डरिंग वायर को हॉलो बनाएंगे और उसके अंदर में हम लोग फ्लक्स फिल करके रखते हैं, तो आपको अलग से फ्लक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि एक टाइप का जो सॉल्डरिंग वायर जो नॉर्मली हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वर्कशॉप के अंदर में, वो नॉन कोर वाला होता है। कहने का मतलब ये कि एक सिंपल सा सॉलिड वायर होता है वो, और उसमें कुछ भी फ्लक्स वगैरह कुछ नहीं होता है, हमें एक्स्ट्रा अलग से फ्लक्स यूज़ करना पड़ता है इस वायर के साथ में। सो बेसिकली दो टाइप के सॉल्डरिंग वायर आपको मिल जाते हैं। ओके अच्छा गाइस, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ना, इस फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर आपने सॉल्डरिंग नहीं करा है कोई भी दो वायर्स को या कोई भी दो कनेक्शंस को, तो इवेंचुअली या तो मैकेनिकल मूवमेंट होगा या टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे, तो उसकी वजह से वो जॉइंट ढीला पड़ सकता है। ढीला इसलिए पड़ सकता है बच्चों क्योंकि उसके ऊपर में स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेन लगेगा, एंड इनफैक्ट अगर आप टेम्परेचर वेरिएशंस लाते हो, यानी कि कोई भी चीज़ को हीट करते हो फिर कूल करते हो, हीट करते हो कूल करते हो, तो उसकी वजह से वो या तो एक्सपैंड होगा मेटल या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब हम लोग रेलवे ट्रैक्स को बिछाते हैं। गाइस आप नोटिस करना, जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, रेलवे ट्रैक्स कोई भी दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में हम लोग छोटा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। ओके फाइन। सो गाइस इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। रेलवे ट्रैक्स ऑब्जर्व करें आप लोगों ने, कोई भी दो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं ना, इन द सेंस कि ये लो, ये एक रेलवे ट्रैक है, दूसरी रेलवे ट्रैक यहाँ से जब शुरू करते हैं हम लोग, तो इन दोनों के बीच में हम लोग हल्का सा गैप रखते हैं, बिकॉज गर्मियों के टाइम पे ये चीज़ एक्सपैंड होगी तो हम लोगों को स्पेस देना है। अगर स्पेस नहीं देंगे ना तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऐसे पहाड़ जैसा बन जाएगा, एंड वो फिर बेकार है, वो फिर बेकार है। उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हैज़ार्ड हो सकता है अगर हमने ये गैप नहीं छोड़ा है। और इनफैक्ट ये वाला गैप आप ब्रिजेस के बीच में भी देखोगे, जब आप ब्रिज के ऊपर चल रहे होते हो ना, तो एग्जैक्टली इतना गैप आपको मिलेगा ब्रिज के ऊपर भी, हाँ ब्रिजेस के ऊपर भी वही चीज़ मैंने बोली प्रवीण, एग्जैक्टली। तो समर्स में ये एक्सपैंड होता है और विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्पेस देना पड़ सकता है। सो वही चीज़ यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोली कि अगर आपने सोल्डरिंग नहीं करी है, अगर आपने प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं करी, आपने सिंपली कुछ वायर ज्वाइन कर दिए हैं, मेटल पीसेस ज्वाइन कर दिए हैं बोल्ट लगा के या फिर स्क्रू लगा के, या फिर उनको जस्ट ऐसे रैंडम ट्विस्ट दे के आपने लगा दिया है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूज़ हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। नेक्स्ट गाइज देखो, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉल्डर्स की बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी खाली नाम बोलूँगा और कॉम्पोजिशन बोलूँगा। सो देखो, फर्स्ट जो कॉम्पोजिशन है या फर्स्ट जो टाइप का सॉल्डरिंग वायर हमको मिलता है, दैट इज टिन मैन्स कॉम्पोजिशन। टिन मैन्स कॉम्पोजिशन में क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा आपको 50% लेड, 48% टिन एंड 2% एंटीमनी, 2% एंटीमनी। So 50% lead, 48% tin and 2% antimony, and it is supplied in the stick form. Stick form यानी कि जो हमारे पास में फॉर्म आता है ना, सिंपल सा जो सॉलिड वायर होता है वो स्टिक फॉर्म है, हॉलो वायर नहीं, रोजिन कोर फ्लक्स वाला वायर नहीं, रोजिन फ्लक्स कोर वाला वायर नहीं, नॉर्मल वाला वायर। टिन मैन सोल्डर लिक्विफाइज at 227 डिग्री सेल्सियस एंड सेट सॉलिड एट 185 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर 185 डिग्री सेल्सियस तक रखा है, 184 डिग्री सेल्सियस तक रखा है, तब तक ये वायर मेल्ट नहीं होगा। जैसे ही आप 185 डिग्री से ऊपर जाओगे 227 डिग्री सेल्सियस तक, तो फिर इस वायर में मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। तो एक बार ये मेल्ट हो गया 227 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में, उसके बाद में जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे तो 185 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिडिफाई हो जाएगा कम्प्लीटली।
ये चीज़ ये इसमें बताना चाहता है। तो टिन मैन में बेसिकली हमें जो यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, इसका कॉम्पोजिशन विच इज़ 50% लेड, 48% टिन एंड 2% एंटीमनी। बट गाइज इसके अंदर ना लेड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 40%, 50%। तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, डेंजरस इन द सेंस कि हैज़ार्डस है, वी हैव टू बी प्रिकॉशियस कॉशियस। नाउ इलेक्ट्रिशियन सोल्डर जो हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर जो हम लोग यूज़ करते हैं वर्कशॉप में, अपनी वर्कशॉप में। गाइज मैंने कोई भी वीडियो में अगर वर्कशॉप बोला है ना, तो हम लोग WIA की वर्कशॉप, एवियोनिक्स वर्कशॉप की बात करते हैं उसके अंदर। सो दिस सोल्डर इज कंपोज एट 40% लेड एंड 60% टिन, जैसा मैंने आपको बताया था। 60% कंटेंट जो होगा वो टिन का होगा एंड 40% कंटेंट होगा वो लेड का कंटेंट होगा। इट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ रेजिन कोड वायर टू एलिमिनेट एनी डेंजर ऑफ कोरोसिव फ्लक्सेस being used with it. Melting and solidifying points approximate to those of tin man's shoulder. अप्रॉक्सीमेटली ये जो पॉइंट टिन मैन शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट है और सॉलिडिफाइंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिशियन शोल्डर का भी लगभग उतना ही पॉइंट है। अराउंड 183 डिग्री सेल्सियस होता है गाइस इसका, वैसे तो इलेक्ट्रिशियन वाला शोल्डर का। इसमें जो बताया हुआ है ना, ये रेजिन कोड वाला वायर बताया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्लक्स भर के रखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो गाइस, ये थर्ड टाइप का आपको वायर मिल रहा है, थर्ड टाइप का सोल्डर मिल रहा है। इसमें इसका कॉम्पोजिशन है, इट इज़ एन एलॉय ऑफ लेड। लेड की क्वांटिटी है 97.5%, 97.5%। सिल्वर की क्वांटिटी है 2.5%। सो हो गया टोटल 100%। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 304 डिग्री सेल्सियस और सॉलिडिफाई होगा ये 183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में। इट रिटेन इट्स स्ट्रेंथ टू अ कंसिडरेबल हायर टेम्परेचर दैन विल लेड और टिन सोल्डर। तो ये लेड सिल्वर का जो कॉम्पोजिशन है या फिर ये वाला जो सोल्डरिंग वायर है, ये आप हैवी सोल्डरिंग में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये है बच्चों। तो यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी विपदा, कोई भी समस्या? चिन्मय साहू, खुशी, कोई डाउट है आपको बेटा? खुशी को ना छेड़ना पड़ता थोड़ा सा क्लास में। हाँ, टॉक्सिक टॉक्सिक लेड होता है, लेड बहुत टॉक्सिक है यार। सो 97.5% होगा, कितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा? हाँ, जिनमें बोल सकते हो। बट देखो यार, इसमें एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों ने इसको एलॉय बना के रखा हुआ है। इट इज़ नॉट जस्ट सिंपल लेड, उसका एलॉय है। दैट मीन्स उसके अंदर हम लोगों ने सिल्वर का कंटेंट भी डाला है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत चेंज हो गई होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक चेंज हो गई होंगी। और कोई? प्रवीण, समझ में आया सभी को? ये तीन टाइप के सोल्डरिंग वायर हम लोगों ने डिस्कस करे हैं गाइस। ये जो इलेक्ट्रिशियन वाला जो सोल्डरिंग वायर इसमें बताया हुआ है ना, इसमें सिर्फ रोजिन कोर वाला बताया हुआ है, स्टिक टाइप नहीं बताया, स्टिक फॉर्म वाला। बट एक्चुअली में इलेक्ट्रिशियन वाला आपको स्टिक फॉर्म भी मिलेगा और रोजिन कोर फ्लक्स वाला भी मिलेगा आपको। सो दोनों टाइप के मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग, कि कितने टाइप के मेथड्स होते हैं सोल्डरिंग के। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक होती है हार्ड सोल्डरिंग और दूसरी होती है सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग का जो टेम्परेचर है, इट विल बी अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस से 330 डिग्री सेल्सियस तक, और ये हम लोग नॉर्मली अपने लैब के अंदर में या वर्कशॉप के अंदर में यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट कॉमन सोल्डरिंग है ये सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो एविएशन इंडस्ट्री में हार्ड सोल्डरिंग बहुत कम होती है, सॉफ्ट सोल्डरिंग ज़्यादा होती है। तो हम लोगों का जो डिस्कशन है सॉफ्ट सोल्डरिंग पे ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू हार्ड सोल्डरिंग।
जबकि हार्ड सोल्डरिंग 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के टेम्परेचर्स पे होती है। एंड इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेजिंग एंड सिल्वर सोल्डरिंग। बच्चों ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे रहती है। ब्रेजिंग में इनफैक्ट आपको अलग से अच्छी खासी हीट प्रोवाइड करनी रहती है। आपको ब्लोइंग टॉर्च से या गैस टॉर्च से मेटल पीसेस को गर्म करना पड़ता है और फिर आप फर्दर फीड करते हो कोई भी फिलर रॉड को, तो फिलर रॉड कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। एंड इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट सोल्डरिंग। बस इन दोनों के बीच में इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों को सोल्डरिंग करने का तरीका एकदम सेम है। सोल्डरिंग करने का तरीका एकदम सेम है, यानी कि दो मेटल पीसेस दोनों में होंगे, हार्ड सोल्डरिंग हो या सॉफ्ट सोल्डरिंग हो। फिलर मटेरियल दोनों में यूज़ करोगे, जैसे कि हार्ड सोल्डरिंग में आपको फिलर रॉड यूज़ करनी पड़ती है। सिमिलरली सॉफ्ट सोल्डरिंग में आपको सोल्डरिंग वायर वो फिलर मटेरियल का काम करता है। एंड इसके अंदर में गाइज और एक डिफरेंस ये कि सॉफ्ट सोल्डरिंग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू, थोड़ी सी क्या इनफैक्ट काफ़ी कम होती है स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू हार्ड सोल्डरिंग, बट ये थोड़ा सस्ता पड़ता है हम लोगों को सॉफ्ट सोल्डरिंग। सो ये चीज़ है गाइज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा यार। हाँ, अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना बच्चों, तो थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए मैं आपको ये वाली लाइन क्वेश्चन में डाल सकता हूँ एमसीक्यूज़ में। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी मज़ेदार लाइन है। हालांकि ऐसा लगेगा बहुत नॉर्मल लाइन है, बट इसमें से एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। देखो इधर, अगर मैं आपको इस ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हार्ड सोल्डरिंग का टेम्परेचर अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग में मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि कौन सी वाली टाइप की सोल्डरिंग में मेटल पीसेस से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे हार्ड सोल्डरिंग हो रही होगी। सो इस टाइप के मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आपका आंसर हमेशा ये होना चाहिए, हमेशा एवरी टाइम ये होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वायर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोल्डरिंग वायर, इट हैज़ टू बी ऑलवेज लेस than the melting point of the metals, parent metals, it has to be less than the melting point of the parent metals। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको पूछ सकता हूँ। देखो गाइस, हाँ यहाँ पे देखो नोट भी लिखा हुआ है इन लोगों ने। नोट क्या लिखा हुआ देखो, द हार्ड सोल्डरिंग प्रोसेसेस आर नॉर्मली बियॉन्ड द रिमिट ऑफ द एयरक्राफ्ट सर्विसिंग टेक्नीशियन, सो ओनली ब्रीफ कंसिडरेशन इज गिवन टू देम हियर विथ मोर अटेंशन बीइंग गिवन टू द सॉफ्ट सोल्डरिंग मेथड। यानी कि हम लोगों को ज़्यादा सॉफ्ट सोल्डरिंग पे फोकस करना है, हार्ड सोल्डरिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, बिकॉज हमारी एविएशन इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा वो यूज़ होता नहीं है। बट ऐसा भी नहीं कि होता नहीं है, इनफैक्ट कम यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया ब्रेजिंग का, ब्रेजिंग एज द नेम इम्प्लाइज यूजेज अ कॉपर या जिंक, कॉपर जिंक या ब्रास का एलॉय होगा एज द फिलर मेटल। जैसा कि हम लोग लेड और टिन का कॉम्पोजिशन लेके सोल्डरिंग वायर ले रहे हैं, दैट इज द फिलर मेटल। इस केस में ब्रेजिंग के केस में कॉपर है, जिंक है, इन दोनों का एलॉय है, या तो कॉपर जिंक का एलॉय होगा या फिर कॉपर ब्रास का एलॉय होगा, वो फिलर मेटल के जैसा बिहेव करेगा। सो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉफ्ट सोल्डरिंग वाले सोल्डरिंग वायर का। सो नाउ brazing, as the name implies, uses a copper zinc brass alloy as the filler metal spelter between the parent metals of the joint. The degree of alloying will dictate the temperature at which the process is done, but the melting point of the brazing alloys can be as high as 880 डिग्री सेल्सियस, 880 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। Now brazing is a process of joining in which during or after heating the molten filler metal is drawn into or retained in the space between closely adjacent surfaces of the parts to be joined by capillary attraction। बच्चों ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ या ये सिंगल सेंटेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो पूरी ब्रेजिंग प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। ब्रेजिंग प्रोसेस को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि आपके पास में कोई भी दो मेटल पीसेस हैं, अगर आपको ये दोनों मेटल पीसेस को, और हैवी मेटल पीसेस है गाइस, ऐसा नहीं कि नॉर्मल वायर है, ये मेटल पीसेस हैं अच्छे खासे, जैसे वेल्डिंग वाला होता है ना, ये लगभग वेल्डिंग जैसा ही है ब्रेजिंग भी। सो कोई भी दो मेटल पीसेस आपने ले लिए और इन दोनों को आपने अटैच कर दिया, मतलब टच करके रखा हुआ है, अभी इसके ऊपर कुछ प्रोसेस नहीं करा, सिंपली जस्ट आपने इन दोनों को पास में ला के रख दिया है और कोशिश करी कि इन दोनों के सर्फेसेस एक दूसरे से अच्छा खासा टच हो जाए। सो फिर आप फर्दर एक फिलर रॉड लेके आओगे, यहाँ पे फिलर रॉड रखोगे, उसको धीरे धीरे फीड करोगे आफ्टर ब्लोइंग सम हीट ओवर दिस थिंग। इस पॉइंट पे, इस पोर्शन पे आपको हीट करना है, गैस टॉर्च की हेल्प से आपको इस पोर्शन पे हीट करना है। जब ये चीज़ हीट हो जाएगी तो ये सरफेस हल्का फुल्का मेल्ट होने की कोशिश करेगा, एंड इनफैक्ट ये जो फिलर रॉड है ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे जैसे सोल्डरिंग करते हो वैसे वैसे आप ब्रेजिंग कर सकते हो, बट इसका जॉइंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको इसका जॉइंट। मैं आपको बता रहा था कि ये जो कैपिलरी अट्रैक्शन है, कैपिलरी एक्शन जो होता है एक्चुअली में, याद है किसी को? हम लोगों ने
पढ़ा हुआ है ये स्कूल के टाइम पे, कैपिलरी एक्शन। बोल सकता कोई? प्रवीण, कैपिलरी एक्शन हम लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है। सरफेस टेंशन, ठीक है संस्कृति, बहुत सही है। और कुछ? बच्चों जब चीज़ें अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती है ना, जब चीज़ें अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती हैं थ्रू अ स्पेसिफिक फाइन स्ट्रैंड ऑफ पाइप, फाइन स्ट्रैंड ऑफ पाइप, जब उसमें से लिक्विड अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाएगा, बट डिपेंड करेगा ये डायामीटर के ऊपर, जो आपने पाइप लेके रखा हुआ है उसके डायामीटर के ऊपर में डिपेंड करेगा, ये पानी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा या फिर जो लिक्विड होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ये एक्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और ये जो कैपिलरी एक्शन है ये 24/7 फ्रॉ आई मीन इतने हज़ारों सालों से चलता आ रहा है अर्थ के ऊपर में। मुझे बताओ कहाँ पर, किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं? एग्जैक्टली 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 अभिषेक, परफेक्ट, ट्रीज़ में, ट्रीज़ में। सो कैपिलरी एक्शन ट्रीज़ में हो रहा है जब रूट्स सॉइल से पानी ले रही हैं या फिर अदर इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल्स ले रही हैं और उसको अपने टॉप तक पहुंचा रही हैं, वो भी कैपिलरी एक्शन है, वो भी कैपिलरी एक्शन है। ठीक है गाइस, ये है अपना कैपिलरी एक्शन। अभी आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन जनरल एप्लीकेशंस, वर्कशॉप्स एंड स्मॉल फैक्ट्रीज, अ फ्लेम डायरेक्टेड ऑन टू द जॉइंट एरिया, जैसे मैंने आपको बताया फ्लेम यानी कि टॉर्च, गैस टॉर्च, a flame directed onto the joint area are source of heat. However, in the more sophisticated applications used in industry, heating for hard soldering may be provided by, apart from flame, यानी कि टॉर्च से गर्म करने के अलावा भी हम लोग और भी 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गैस और इलेक्ट्रिकल और ऑयल से हीटेड क्लोज्ड फर्नेस, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कॉयल, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कॉयल। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कॉयल है ना, ये जो अपने घरों में रॉड आती है ना पानी गर्म करने वाली, वैसा ही कंसेप्ट है ये वैसा ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे और एक लाइन लिखी हुई है मज़ेदार, दैट एज विद द वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग के जैसा ही, इट इज़ नेसेसरी टू एम्प्लॉय द यूज ऑफ अ फ्लक्स मटीरियल टू असिस्ट द फ्यूजन ऑफ द फिलर विद द पेरेंट मेटल्स एंड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द जॉइंट। सो जैसा कि फ्लक्स अपना काम करता है वही काम उसको करना है, बट इस केस में भी हमें फ्लक्स यूज़ करना चाहिए। द फ्लक्स मोस्टली यूज फॉर ब्रेजिंग प्रोसेसेस इज बोरेक्स which is based on sodium borate powder mixed with water to a thin paste before being applied by brush or swab to the site of the joint. Other fluxes are also available where required. So जो बोरेक्स है आपको पेस्ट फॉर्म में जैसा कि टूथपेस्ट रहता है वैसा पेस्ट फॉर्म में जिस भी पर्टिकुलर जॉइंट के बीच में आप जॉइन करना चाहते हो या ब्रेजिंग करना चाहते हो, जैसे मुझे ये 2 मेटल पीसेस के बीच में जॉइन करना है, तो आप ये पर्टिकुलर पोर्शन पे पहले फ्लक्स लगा दोगे विद द हेल्प ऑफ अ स्वाब और कोई ब्रश की हेल्प से, और फिर उसके बाद में ब्रेजिंग प्रोसेस शुरू करोगे। सो और आप सबको पता है कि फ्लक्स का काम क्या है, वो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको प्रिवेंट हो मतलब बनने से बचाता है, एंड इनफैक्ट अपनी ब्रेजिंग प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करता है वो। नेक्स्ट है, जैसा कि आपको बताया, सिल्वर सॉल्डरिंग एंटेल्स द यूज ऑफ अ कॉपर, जिंक, सिल्वर या फिर निकल सिल्वर अलॉय एज द जॉइनिंग मेटल्स, एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन द अलॉय एम्प्लॉयड कैन बी डन एट टेम्परेचर्स ऑफ बिटवीन 650 से लेके 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जो कि सिल्वर सॉल्डरिंग हो रही है। सिल्वर सॉल्डरिंग का अगर आपको कोई टेम्परेचर बोलता है, टेम्परेचर रेंज बोलता है, तो उसको आप बोल दोगे सिंपली 650 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस में। उसके बीच में एलॉयज आप ये यूज़ कर सकते हो कॉपर, जिंक, सिल्वर का, या फिर निकर सिल्वर का एलॉय यूज़ कर सकते हो। ब्रास, कॉपर, मोनल मेटल एंड स्टेनलेस स्टील आर टिपिकल मेटल्स ऑन विच सिल्वर सॉल्डरिंग प्रोसेस कैन बी यूज। तो सिल्वर सॉल्डरिंग आपको इन पर्टिकुलर पीसेस के ऊपर करनी चाहिए। सो ये था हार्ड सॉल्डरिंग, ब्रेजिंग पढ़ा हम लोगों ने और सिल्वर सॉल्डरिंग देखा हम लोगों ने लास्ट में।
सो ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग, दोनों में से किसी में कुछ डाउट है तो अभी मुझे पूछो, फिर हम लोग सॉफ्ट सोल्डरिंग की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी, एक काम करते हैं ब्रेजिंग से रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं, ब्रेजिंग का और सिल्वर सोल्डरिंग का, है ना। Good grammar and दिखा रहा हूँ जिन में दिखा रहा हूँ। सो ये वाला जो वीडियो है, ये वाले वीडियो में ब्रेजिंग और वेल्डिंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता के रखा हुआ है। हमें फोकस करना है ब्रेजिंग के ऊपर, क्योंकि वेल्डिंग से रिलेटेड तो मैं आपको ऑलरेडी, अच्छा मैंने वो सिर्फ एक ग्रुप को बताया था। एनीवेज चलो देख लो, ये भी अच्छा वीडियो है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। You are now muted. The question of what's the difference between gas welding and brazing? These are two pieces of 1/8 inch steel. They're hot rolled steel, mild steel, and they have a mill scale on them, which is just a little coating that comes from the steel mill. Now to weld these two together with the gas welding, I'll use, like this is a 3/32 gas rod. It's copper colored, but that copper is just a coating on here, very thin coating. The rod itself is actually steel. It's called RG45, and some companies sell it as R45. But RG45 or R45 is a 3/32 inch. I'll use that to gas weld these two pieces together. Here's two pieces of 1/8 inch material, exactly the same as this. I'm going to braze these together, and if you'll notice, I've ground down the edges to take this down to base metal. In brazing, you want your metal to be as clean as possible. For example, with this mill scale right here, if I tried to braze this without cleaning that mill scale off, it just wouldn't accept the bronze, or it would put the bronze on there, but it would just flick off. So it's important with any material to make sure that it's clean, but brazing particularly, grinding this down to its base metal. I'm heating this up until it gets molten. I'm just going to put a little bit of weld in there. That rod. I did the same thing on this other end. Now, if I didn't do that, when I started welding right here, as I moved up here, these two would expand out, and I'd end up with a big gap right here. So just tack welding it here keeps kind of a uniform gap in there. If you'll notice, I got my torch just a little bit of an angle, so it's preheating as I move along. Molten metal. Now, using a 3/32 brazing rod, which has got some flux on it, I'm going to braze this together. I'm going to start out by tack brazing each end,
I'm just floating the bronze in here. Now the bronze rod melts at a lower temperature. To braise, I don't need to get the base metal so that it's molten. Just get it red hot. So this weld is going to be stronger than the braise, but this braise is plenty strong, especially for the type of work that I do. It's also faster, and I tend to use a lot more bronze in doing metal sculpture because I'm using it for effect. Not here particularly, but when I do sculptures, I'll want to melt some of this bronze around because it gives a good contrast, especially if I'm brazing copper. But this is steel, mild steel. So there's a gas weld and a braise. So that is the difference between gas welding and brazing. Here's the braze joint. You are now unmuted. फाइन. सो ये था वीडियो ब्रेजिंग से रिलेटेड एंड वेल्डिंग से रिलेटेड. दोनों में डिफरेंस कोई इमीडिएटली फटाफट बता सकता है मुझे? तो हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे अभी. मेजर डिफरेंस वेल्डिंग में और ब्रेजिंग में, मेजर डिफरेंस क्या था? क्योंकि दोनों का प्रोसेस तो वही है. प्रवीण नहीं, और एक अच्छा सा डिफरेंस बताओ, थोड़ा सा कॉन्क्रीट डिफरेंस बताओ. असंतोष नहीं, मैं बता देता हूँ. इसमें ब्रेजिंग में और वेल्डिंग में एक मेजर डिफरेंस ये है, दोनों में फिलर मटेरियल आप यूज़ करोगे, दोनों के अंदर, वेल्डिंग में भी और ब्रेजिंग में भी. बस डिफरेंस ये है कि ब्रेजिंग के अंदर जो आप फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे हो ना बच्चे, वो सोल्डरिंग प्रोसेस जैसा है. कहने का मतलब ये है कि जो मेटल पीसेस हैं, जो जॉइंट जिस मेटल को करना है, जिन दो मेटल पीसेस को जॉइन करना है ना हमें, उन दो मेटल पीसेस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर्ड टू द फिलिंग रॉड या फिलर रॉड. तो ब्रेजिंग के केस में जो हम लोगों ने कॉपर रॉड यूज़ किया है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है एज कंपेयर टू उस मेटल के जिसके ऊपर हम लोग ब्रेजिंग कर रहे हैं. तो एट अ टाइम, मोटे मोटे शब्दों में आप ये बोलोगे कि जिस मेटल को हम लोग ब्रेजिंग कर रहे हैं वो मेल्ट नहीं होगा, सिर्फ फिलर रॉड मेल्ट होगी इन केस ऑफ ब्रेजिंग. जबकि वेल्डिंग के अंदर में आपका जो मेटल पीस है ऑल टुगेदर वो मेल्ट होगा. जो दो मेटल पीसेस आपको ज्वाइन करने हैं ना, वेल्डिंग के केस में वो भी मेल्ट होगा. ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, ब्रेजिंग और वेल्डिंग के बीच में. सो इसके साथ ही मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ.